नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल दोसा क्लासेस पर स्वागत करता हूं आप सभी का। अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक समीकरण है उसके बारे में। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अपने यह है जो रासायनिक अभिक्रिया और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो पिछले वीडियो में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो वो टॉपिक अपना आज रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। पाठ का नाम था अपने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। अब स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक समीकरण की जो विशेषताएं हैं। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। जो रासायनिक समीकरण की अपनी विशेषताएं हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि रासायनिक समीकरण से जो अभिक्रिया के बारे में अपन को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब अभिक्रिया के लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है उसके बारे में। तो लिखो, मतलब क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्रियाकारक तथा उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। पहला पॉइंट हो गया, हमें क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया में जो उत्पाद, मतलब ताप, दाब, उत्प्रेरक जो भी काम में आते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का पता चलता है। से अभिक्रिया के ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का पता चलता है। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि का पता चलता है। इसी में अपन अगला तीसरा पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की जो भौतिक अवस्था है उसका पता चलता है। तीसरा पॉइंट लिखो, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की भौतिक अवस्था का पता चलता है। इससे अभिक्रिया की भौतिक अवस्था का पता चलता है। इससे अभिक्रिया की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट हो गया अपना, इससे अभिक्रिया की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगला चौथा पॉइंट है इसकी विशेषताओं में कि इससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता चलता है, भाई अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, इससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता चलता है। उत्क्रमणीयता का पता चलता है।
तो ये 4 पॉइंट थे जो इसकी विशेषताओं में हो गए। रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण से क्रिया कारक और जो उत्पाद होता है उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें पढ़ा कि रासायनिक समीकरण जो है उससे अभिक्रिया के वेग, ताप, उसमें जो भी काम में आया ताप, दाब, उत्प्रेरक, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा जो हमने पॉइंट है, इससे अभिक्रिया की भौतिक अवस्था का पता चलता है। भौतिक अवस्था भाई ये रासायनिक कौन सी अभिक्रिया है कहने का मतलब। चौथा है, इससे अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता चलता है। उत्क्रमणीयता मतलब अभिक्रिया एक दिशा में हो रही है, दोनों दिशाओं में हो रही है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। आप इसे या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। मतलब इसमें लाभ के साथ साथ कुछ कमियां भी है, तो लिखो हेडिंग रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, ये अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। इसमें पहला पॉइंट है कि अभिक्रिया की पूर्णता की, अभिक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देता है। पूर्ण कैसे, मतलब इसमें अभिक्रिया के समय का पता नहीं रहता है, भाई कितने समय में ख़त्म हुई, कितने समय बाद ख़त्म होगी, इसके बारे में जानकारी नहीं देता है। तो इसमें लिखो यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है, भाई अभिक्रिया कब समाप्त होगी, कब हुई है। यह अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं देता है। यह अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं देता है। जानकारी नहीं देता है। सीमाओं में पहला पॉइंट होगा यह अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में जानकारी नहीं देता है। इसका अगला पॉइंट है कि ये जो रासायनिक समीकरण है वो क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में नहीं बता पाता है कि भाई ये कितना सांद्र है, कितना वो है। तो अगला पॉइंट लिखो कि जो इससे क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। इससे क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। ये दो ही पॉइंट है सीमाओं में। पहला पॉइंट हो गया कि जो रासायनिक समीकरण है वो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है इसमें इससे क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता। ये अपना रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, उसकी विशेषता और उसकी सीमाएं, अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब या तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। लिखो हेडिंग रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं थोड़ा बहुत जानते होंगे और नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। जैसे कोई भी मान लो कोई भी रासायनिक समीकरण ले लो, तो उसमें पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध को निर्माण हो रहा है, तो उसमें वो रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। देखो जैसे कोई भी ले लो, C+O2 ले लो। ये C है अपने सॉलिड ठोस, O2 है गैस, तो इससे निर्माण हुआ CO2 का। ये भी अपने हो गई गैस हो गई। तो इसमें जो पुराने बंध हैं वो टूटकर नए बंध का निर्माण हो गया। मतलब C+O2 से
CO2 का निर्माण हो गया, तो ये एक अपने हो गई रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। एक बात और, रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है वही द्रव्यमान उत्पाद का होता है, ना तो द्रव्यमान बढ़ता है ना द्रव्यमान घटता है। जैसे इसका द्रव्यमान निकाला अपन ने C+O2 का, C का द्रव्यमान होता है 12 और O2 का होता है 16 × 2 32, 32 + 12 44 होता है, इसका हो गया 44। अब अपन इसका निकालेंगे CO2 का, तो CO2 का देखो, CO2 कार्बन का वही 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 हैं ऑक्सीजन के अणु O2, तो 16 × 2 वही 12 + 32 44। तो इससे ये होता है सिद्ध कि जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है, न तो इसमें द्रव्यमान की क्षति होती है और न ही द्रव्यमान की वृद्धि होती है। तो यह लिखो, अपने परिभाषा लिखते हैं हम इसकी। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है, वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है, तथा नए बंधों का निर्माण होता है। एक बात और, इसमें जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होता है। ये भी लिख लो कि इसमें जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है, उत्पाद का होता है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान। उदाहरण लिख लो, इसमें C+O2 लिख लो, CO2 S, ये G, ये भी G। और दूसरा लिखना चाहो तो लिख लो, रहने दो, यही एक ही बहुत है। ये हो गया अपना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। अब है रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ये होती है किस आधार पर, संयोग करने के आधार पर, टूटने के आधार पर बंध, मतलब जैसे किसी में दो अभिकारक जैसे A + B है, उन दोनों ने मिलकर C बनाया, तो ये तो एक तो संयोग के आधार पर ऐसे, और ये है जैसे मान लो A है, उसने टूटकर B + C बनाया, तो ऐसे इनके आधार पर अभिक्रियाएं होती है। इसमें आपके दे रखा है 4 प्रकार की होती है, तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 4 प्रकार के दे रखे हैं। इसमें पहला है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया में क्या है
कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो आपस में मिलकर तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं। वो कैसे, देखो एक मिनट, उदाहरण ऐसे ही समझ लो। पहली है, इसमें संयुग्मन अभिक्रिया थी, संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया में देख लो, इसमें है जो दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें उत्पाद देखो, जैसे कोई भी मान लो 2Mg प्लस O2 2MgO, तो ये दो अभिकारकों ने मिलकर उत्पाद का निर्माण कर लिया। ये है क्रियाकारक, यह है उत्पाद। इसमें एक उदाहरण और है, और लिख लो, C+O2 CO2। इसमें भी वही है, दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और लिखना चाहो इसमें उदाहरण एक और लिख लो, एथीन का, ये तो है मैग्नीशियम फित्ते का दहन, मैग्नीशियम फित्ते का दहन। यह है अपना कोयले का जलना। कोयले को जब हम जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कोयले का जलना। और तीसरा उदाहरण और लिखना चाहो, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखो, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, पहले इनको अपन ऐसे ही समझ रहे हैं, बाद में विस्तार से लिख लेंगे। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन हो गए अपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपनी एथीन होती है। इसका यदि अपन हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो ये निकल की उपस्थिति में होगा, निकल है यहाँ पे उत्प्रेरक, तो ये बन जाएगा अपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बंद टूटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH3। इसमें है जो 473 केल्विन ताप और 100 ATM दाब भी काम में आता है। तो ये हो गई अपनी पहली संयुग्मन अभिक्रिया है, इसको ऐसे ही समझा आपने। दूसरी है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखो एक मिनट, फिर इनके बारे में लिख लेंगे एक साथ। पहले संयुग्मन अभिक्रिया के बारे में लिख लो। संयुग्मन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में, पहले ऐसे लिख लो, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है, निम्न प्रकार की होती है। इसमें पहली है अपने संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन के बाद में है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन के बाद में है अपने तीसरी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथी है अपने वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटनी अभिक्रिया। तो ये चारों के बारे में लिख लो, फिर अपन एक एक के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। लिख लो इनको। अब वापस हेडिंग डाल लो, संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया में दो या दो से जो अधिक अभिकारक है वो आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें लिखो, मैंने समझा ही दिया आपको पहले, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की जो अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर
उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है, उदाहरण लिख लो, 2Mg + O2 2MgO। दूसरा उदाहरण लिख लो, C + O2 CO2, यह गैस। तीसरा है, एक और लिख लो, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, जो एथीन का हाइड्रोजनीकरण है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यह अपनी हो गई संयुग्मन अभिक्रिया। अब अगली है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अपने अभिक्रिया का पहला प्रकार पढ़ लिया है। अब दूसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से मतलब हटा देते हैं। जैसे आज भी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मतलब ताकतवर होता है तो उसको हटा देता है, वैसे ही है इसमें। जो तत्व मतलब ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है तो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है। जैसे 1 मिनट इसका उदाहरण देखो, यह है अपने CuSO4 + Zn। तो ये Zn है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये जो Zn है वो कॉपर को अपने स्थान से हटा देगा और हटाकर इसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये ZnSO4 + Cu बाहर निकल जाएगा। ये कम क्रियाशील होता है Zn से। तो ये हो गई अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में है जो Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए वो कॉपर को अपने स्थान से हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। यही है विस्थापन अभिक्रिया में, और कुछ नहीं है। तो इसके बारे में लिखो। विस्थापन अभिक्रिया में मतलब अधिक क्रियाशील तत्व इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है जो कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण लिख लो। उदाहरण वो ले लो, जिंक वाला, सिंपल रहेगा। CuSO4 + Zn। ये अपना कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट की क्रिया अपन ने जिंक के साथ करवाई, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। तो इसमें यहाँ लिख लो कि यहाँ जिंक है जो Cu से अधिक क्रियाशील है। Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो Cu को अपने स्थान से हटा देता है, अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। ये हो गई अपनी विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हमने आज रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ी, विशेषताओं के बाद में उसकी सीमाएं पढ़ी, सीमाओं के बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हमने।
प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़े हैं आज। संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने आपको उसको उदाहरण देकर समझा दिया। उसके बाद में है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण होगा CuSO4 + ZnSO4। हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले कल मिलेंगे एक शानदार टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया YouTube चैनल दोसा क्लासेस सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।